हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीएसजीके में एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक सेशन और डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ हम आपको बता दें, जो भी टेलीग्राम पे पीडीएफ मांग रहे थे एक साथ जूलॉजी बॉटनी के, तो जूलॉजी के लगभग पीडीएफ सारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए गए हैं टॉपिक वाइज। और बहुत जल्द जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं बॉटनी के भी पीडीएफ और जीएस के भी सारे पीडीएफ एक साथ आपको प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, वो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके साथ आप और कौन सी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। अगर आपने एनवीएस केवीएस का फॉर्म भरा है तो भी आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि यही इसी चैनल पे आपको एनवीएस केवीएस के जीएस जीके के भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, पीजीटी लेवल तक का कोई भी एग्जाम हो, सब एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी या फिर किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो, एनवीएस केवीएस पीजीटी दे रहे हो, टीजीटी दे रहे हो या फिर एलटी ग्रेड दे रहे हो, जीआईसी दे रहे हो, सबके लिए ये आपके लिए पीजीटी लेवल तक के क्वेश्चन जो है इंक्लूड किए गए हैं। इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं साइंस की बात कर रही हूँ। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें, जिसमें जूलॉजी और बॉटनी के बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करवा दिया गया। लगभग जूलॉजी खत्म ही होने वाला है, थोड़ा बहुत और बचा है, उसको मैं 1-2 दिन में आपको सेंड कर दूंगी। उसके बाद बॉटनी के भी सारे पीडीएफ आपको और जीएस के भी सारे पीडीएफ आपको एक साथ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हाँ, ऐसा मैंने इसलिए करा क्योंकि इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में भी एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप लोगों की मोटिवेशन को देखते हुए मुझे भी थोड़ा सा उत्साह मिल रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल रहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए अच्छा करने का प्रयास कर रही हूँ। आई होप आप लोग अपनी ये जो उत्साह है निरंतर बनाए रखेंगे और हमें सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक, बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? आधिकारिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन करना, आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी को प्रोत्साहन करना, भारत में क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना या हिंदी के कवियों को सम्मान देना। तो देखिए, राजभाषा कीर्ति प्रोत्साहन पुरस्कार योजना जो है, ये हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है। अगर आपको कुछ पता है हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में तो आप लोग बताइए। बाकी हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए ये जो कार्य है वो किया जा रहा है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राजभाषा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों एवं बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन देना है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष विभाग, मंत्रालय आदि को हिंदी भाषा के प्रयोग दिशा में दृष्टिकृत प्रदर्शन करने पर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2015-16 से यह योजना चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब जो लोग कहते हैं कि मैम क्वेश्चन आंसर बाद में दिखाया करिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा था तो मैंने स्क्रीन पे इतना सेट कर दिया, ये आ गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन देखिए इस तरह से टाइप हुआ, इसको कैसे मैं सेट करूँ स्क्रीन पे कि आंसर ना आए। तो एक्सप्लेनेशन इसके साथ कुछ कुछ क्वेश्चन में आ ही जाता है, क्योंकि ये इसी तरह से बुक में जो है टाइप हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है, उत्सव पोर्टल किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो उत्सव पोर्टल जो है ये 2022 में प्रारंभ हुआ। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्सव पोर्टल पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में जारी किया गया। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को तो मैं ऐसे कर पाऊंगी कि एक्सप्लेनेशन ना दिखे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, पहला है अरविंद अडगिया, अरविंद अडिगा जो है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है द वाइट टाइगर। ठीक है, उसके बाद किरण देसाई की बहुत फेमस पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, ये इनका फेमस पुस्तक है। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल स्मिथ, ये अरुंधति रॉय की है। और वी.एस. नायपॉल की एन ए फ्री स्टेट है। ठीक है, एन ए फ्री स्टेट, यानी 1 का 3, 1 का 3, 1 मिनट रुक जाइए, 1 का 3 आपको केवल ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी ही आपका सही जवाब। अगर आपको एक भी क्वेश्चन का जवाब पता है तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से मार्क कर ले जाएंगे। ठीक, अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर, किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ, अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और बी.एस. नायपॉल एन ए फ्री स्टेट। ठीक, अगला क्वेश्चन, कौन सी भारतीय कंपनी 2024 में 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले भारतीय कंपनी बन गई? तो इसका जवाब आप सभी को पता है, रिलायंस जो है, रिलायंस इंडस्ट्री, ये 20 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण करने वाली भारतीय कंपनी बन गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर जिला प्रसिद्ध है? यानी नागौर में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे तो जो ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मेथी के लिए नागौर प्रसिद्ध है। लेकिन नागौर
जो हमारा राजस्थान है उसका नागौर एक और चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था यहीं से लागू हुआ था। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम पंचायती राज कहाँ से लागू हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले से लागू हुआ था। बाकी जो उत्पादन है वो मेथी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पान मेथी, जो कि मेथी की एक विशिष्ट किस्म है, ये अपनी तेज सुगंध और औषधि गुणों के लिए जानी जाती है और राजस्थान के नागौर जिले में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पुनः प्रयोजन हाइब्रिड रॉकेट रूसी 1 प्रक्षेपित किया गया। कब प्रक्षेपित किया गया? ये 24 अगस्त 2024 को किया गया। ये सब करंट के क्वेश्चन है क्योंकि ये 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहले में मुक्त विश्वविद्यालय दिया हुआ है यानी ओपन यूनिवर्सिटी दिया है और दूसरे में उसका स्थान दिया है। अब देखिए, पहला दिया ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय, हम हिंदी में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है, तो ये दीमापुर में है। कहाँ पे है? ओ माय गॉड, ये दीमापुर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, क्या हो रहा है? हाँ, ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी जो है ये कहाँ पे है? दीमापुर में है, ठीक है। उसके बाद है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ है? कोलकाता में है। उसके बाद वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये कोटा में है। और आपका जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी, ये बिलासपुर में है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए। ग्लोबल मुक्त विश्वविद्यालय दीमापुर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय कोलकाता, वर्धमान महावीर मुक्त विद्यालय कोटा और पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विद्यालय बिलासपुर, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शिक्षा का एक अनौपचारिक अभिकरण स्रोत नहीं है? परिवार, समुदाय, समान खेल या धार्मिक संस्थाएं? सही जवाब ऑप्शन डी, धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक, परिवार, समुदाय, खेल के मैदान, समान खेल, क्लब, एसोसिएशन, मीडिया, मेले, धार्मिक संस्थान, कार्यस्थल आदि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण स्रोत हैं। जबकि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण स्रोत की अगर बात करें तो कॉलेज, विश्वविद्यालय, सैन्य अकादमी, पुलिस अकादमी, यानी जहाँ पे एक प्रोफेशनल रूप से ट्रेनिंग दी जाती हो उसे औपचारिक कहते हैं। और जहाँ पे मतलब शिक्षा हमें मिल रही हो लेकिन उसका कोई एक रूल रेगुलेशन ना हो तो उसे अनौपचारिक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धार्मिक संस्थाएं। यहाँ से हमें शिक्षा तो मिलती है लेकिन यहाँ पे कोई भी ये मतलब अनौपचारिक रूप से मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को एक अनुक्रम में प्रारंभ शुरू करके व्यवस्थित कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको बताना पहले सबसे क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा, तो एक क्रम में लगाना है आपको। शोध समस्या का चयन, शोध विधि, शोध के उद्देश्य, आंकड़ों का संग्रह। तो देखिए सबसे पहले आप जो करेंगे, आपको जिस पे शोध करना है उस समस्या को पहचानेंगे। समस्या पहचानने के बाद आप उस शोध का उद्देश्य निर्धारित करेंगे। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद आप शोध विधि करेंगे और उसके बाद जब शोध कर लेंगे तब आंकड़ों का संग्रह कर लेंगे, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आपका आ गया एक, एक के बाद आ गया तीन, तीन के बाद आ गया दो और दो के बाद आ गया आपका चार। तो एक, तीन, दो, चार कहाँ दिया है? एक, दो दिया है गलत, एक, चार दिया है, दो दिया है, एक, तीन, दो, चार, ऑप्शन डी में दिया। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले शोध समस्या का चयन करेंगे, शोध के उद्देश्य को निर्धारित करेंगे, शोध विधि का पता लगाएंगे और आंकड़ों का संग्रह करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन, कथन और कारक दिया है। पहला दिया है NIRF एक रैंकिंग प्रणाली है जिसे भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने 2015 में शुरू किया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये एक रैंकिंग प्रणाली है NIRF, ठीक। और इसे 2015 में शुरू किया गया था। दूसरा है NIRF का उद्देश्य विभिन्न मापदंडों के आधारों पर भारत भर में उच्च शिक्षा संस्थानों का निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रदर्शन करना है। ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। किस में दिया है? ऑप्शन ए में दिया है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रशासन के बिग डेटा एनालिटिक के प्रमुख उपयोग क्या हैं? प्रशासन के बिग डेटा एनालिटिक के प्रमुख उपयोग क्या हैं? बीमारियों के प्रसार पर नजर रखना, चुनाव परिणाम की भविष्यवाणी करना, साइबर सुरक्षा बढ़ाना या सरकारी कर राजस्व में वृद्धि। तो प्रशासन के विग डेटा एनालिटिक के प्रमुख उपयोग क्या हैं? तो इसका जो प्रमुख उपयोग हो जाएगा वो हो जाएगा बीमारियों के प्रसार पर नजर रखना, चुनावी परिणामों की भविष्यवाणी करना और साइबर सुरक्षा को बढ़ाना। ये इसके 3 प्रमुख कार्य होंगे। इंक्रीज गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ये इसका कार्य नहीं होगा, यानी कि 1 2 3, 1 2 3 आपको ऑप्शन ए में ही दिख रहे हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण या व्यवस्था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन। ब्लूम द्वारा प्रतिपादित ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों में ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन शामिल है। व्यवस्था इसका हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आईसीटी प्रणाली का घटक नहीं है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सूचना या बायोमेट्रिक सेंसर। सही जवाब ऑप्शन डी, बायोमेट्रिक सेंसर। आयोग ने इसका जो अर्थ है वो डी अर्थात बायोमेट्रिक सेंसर को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का हिस्सा नहीं कहा। शेष सभी आईसीटी प्रणाली के घटक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की मेमोरी को उसके निर्माण के समय प्रोग्राम की जाती है वो क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की मेमोरी जो उसके निर्माण के समय प्रयोग की जाती है वो रोम कहलाती है। ठीक है, रोम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, अगर रोम का फुल फॉर्म पूछ ले तो रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण नहीं है? मतलब कौन सा एक एआई नहीं है? गूगल प्ले स्टोर, जेमिनी, क्लाउड या चैट जीपीटी। ये करंट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा एक एआई नहीं है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नहीं है। तो आप सभी को पता है गूगल प्ले स्टोर ये एआई नहीं है, बाकी जेमिनी, क्लाउड, चैट जीपीटी ये एआई का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का कारण है? ओजोन, एरोसॉल, एसिड वर्षा या स्मोक। सही जवाब ऑप्शन सी, एसिड वर्षा। ये सभी जो है प्रदूषण के कारण है, लेकिन यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन पूछा है। तो सॉइल पॉल्यूशन जब ऊपर से एसिड वर्षा होती है तो सॉइल पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। ठीक, अम्लता के कारण मिट्टी प्रदूषित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लिम्ब्रिक तंत्र भाग है, लिम्ब्रिक सिस्टम इज पार्ट ऑफ प्रजनन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, पाचन तंत्र का या उत्सर्जन तंत्र का। ये बायो से पूछा गया क्वेश्चन है। तो लिम्बिक सिस्टम जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का एक अंग है, यानी नर्वस सिस्टम का अंग है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 31 दिसंबर 2024 तक राम स्थल है? ऑप्शन दिया है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ झील, सुंदरवन आर्द्रभूमि या सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा रामसर साइट में शामिल है? तो आपको बता दें ये चारों ही रामसर साइट में शामिल हैं। वर्तमान में मतलब भारत में टोटल 94 रामसर साइट हैं। अगर पूछा जाए सबसे नवीनतम रामसर साइट कौन सा है, तो बिहार में एक है गोगाविल झील। गोगाविल झील इसको सबसे नवीनतम रामसर साइट के रूप में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 3, 4 चारों ही बिल्कुल सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन, बैरन द्वीप स्थित है, बैरन आइसलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मिनिकॉय। तो बैरन लैंड जो है ये अंडमान में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बैरन द्वीप अंडमान सागर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन, आणविक ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना कब हुई? तो ट्राम्बे की जो स्थापना है वो 1954 में हुई, यानी 1954 में हुई। आणविक ऊर्जा संस्थान ट्राम्बे की स्थापना जनवरी 1954 में हुई। इसके बाद में इसके संस्थापक होमी जे भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा की मृत्यु के बाद इसका नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आर्द्र भूमि दिया है और राज्य दिया है। कौन सा वेटलैंड कहाँ पे पाया जाता है? ठीक है, पूछा है कौन कौन सा करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट है वो है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4, यानी कि सिरपुर वेटलैंड त्रिपुरा में है और सुर सरोवर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। 2 और 4 इसके सही है, बाकी गलत है। ठीक है, साक्य सागर, एक मिनट रुक जाइए, सॉरी मैंने गलत बता दिया। इसके जो सही जवाब है वो साक्य सागर मध्य प्रदेश है और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, दूसरा गलत है, दूसरा भी आपका त्रिपुरा में नहीं है। सिरपुर वेटलैंड जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, साक्य सागर मध्य प्रदेश, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, पाला वेटलैंड मिजोरम और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश। ये वेटलैंड है। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिए। साक्य सागर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश में, पाला वेटलैंड मिजोरम में और सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में कालिदास एवं भारवी दोनों का उनके नामों से उल्लेख मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति, एहोल प्रशस्ति, अयोध्या अभिलेख या भीतरी स्तंभ अभिलेख। सही जवाब ऑप्शन बी, एहोल प्रशस्ति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल शिलालेख में कालिदास और भारवी दोनों का उल्लेख है या संस्कृत भाषा में लिखा गया है?
अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में कौन सी पदवी दी गई? कर्नल, सार्जेंट, सार्जेंट मेयर या फिर मेजर? मेजर सही जवाब है, सार्जेंट मेजर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में जुलू विद्रोह के समय गांधी जी को अंग्रेजों की सेना में अस्थायी तौर पर सार्जेंट मेजर का पद दिया गया। यह पद भारतीय स्ट्रेचर वाहक दल का नेतृत्व करने के लिए दिया गया। यह दल घायल ब्रिटिश सैनिकों एवं जुलू लोगों की चिकित्सा सहायता प्रदान करता था। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बाबरनामा से क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। बाबरनामा जो है इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है। ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। यह बाबर की आत्मकथा है, यानी बाबर ने इसको खुद ही लिखा है। या मूल रूप से चतकाई तुर्की में लिखी गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति हुई। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सही जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से जनहित याचिका की शुरुआत हुई। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो है लिटिगेशन की जो है शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1960 के दशक में हुई थी। भारत में जनहित याचिका की दिशा में न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सत्र कब आयोजित हुआ? तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे और बाद में जब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ तब इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा का 3 बार अधिवेशन 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वयस्क मताधिकार से संबंधित है? वयस्क मताधिकार आर्टिकल 224, 225, 226 या 227? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 226। भारत के संविधान में आर्टिकल 226 लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हम सभी को पता है कि सबसे पहले चीन आता है और दूसरे नंबर पे भारत आता है। यह पूरे विश्व का लगभग 25 से 26% चावल जो है भारत उत्पादित करता है और दूसरे नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन, पीएलआई स्कीम किस एक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मोबाइल विनिर्माण, ऑटोमोबाइल उद्योग, चिकित्सा उपकरण, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इनमें से कोई नहीं। पीएलआई स्कीम 2020 में शुरू की गई। प्रांत में 3 उद्योग मोबाइल और संबंध, सघट विनिर्माण, विद्युत घटक विनिर्माण, चिकित्सा उपकरण, अभी वर्तमान में 14 क्षेत्रों में इसमें शामिल किया गया जिसमें ऑटोमोबाइल उद्योग भी शामिल है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उस हिसाब से तो ऑल ऑफ एबव होना चाहिए था, या तो नन ऑफ एबव दिया है आंसर। अगर मोबाइल भी है, ऑटोमोबाइल भी है, चिकित्सा भी है तो ऑल ऑफ एबव होना चाहिए ना। आप देखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या इसका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य था। भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण, अचल संपत्ति को बढ़ावा देना, कृषि उद्योग को प्रोत्साहित करना, खेती हेतु कृषि का निजीकरण। सही जवाब ऑप्शन ए, भूमिहीन किसानों को भूमि का पुनर्वितरण, इसका सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार को लागू करने का मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों के बीच पुनर्वितरण करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 व 39 भूमि सुधार को प्रेरित करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आज की वीडियो के 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जीके जीएस के वीडियो और साथ ही साथ हमारे इसी चैनल पे साइंस के और केवीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग उन्हें भी देखिए। टेलीग्राम चैनल पे सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। धीरे धीरे बॉटनी के भी करवा दिए जाएंगे और जीएस जीके के भी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते अपना विचार और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिएगा। थैंक यू।